हेलो एवरीवन, मैं किरण यादव आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम मानव रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने मानव ग्रंथियों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मानव ग्रंथियां कौन कौन सी है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, वो सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम जीवाणु जनित रोग है, मानव के अंदर जो जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, रोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जीवाणु कौन सा रोग है वो खोज करता है, मतलब कौन से जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होगा। इसके अलावा उसके लक्षण क्या होंगे, उसके रोकथाम क्या हो सकती है, उसके उपचार क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी, तो ये मैंने आपको कोशिका में भी पढ़ाया था। कोशिका में भी ये चीज बताई थी कि जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लियोनहुक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। 1674 में जब उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी तब उन्होंने किसकी खोज की थी, जीवाणु की भी खोज की थी। एंटोनियो लियोनहुक है, इन्होंने क्या किया था, जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसकी खोज की थी। और रोग का अध्ययन हम किस में करते हैं, जो रोग है इसका अध्ययन किस में करते हैं, किस में करेंगे, जो रोग विज्ञान है उसका रोग में रोग का अध्ययन करते हैं, इटियोलॉजी इसको कहा जाता है या फिर रोग विज्ञान कहा जाता है। उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, रोग, अलग अलग जो रोग हो रहे, चाहे जीवाणु से हो रहा है चाहे विषाणु से हो रहा, हर एक रोग का अध्ययन हम किस में करते हैं, रोग विज्ञान में करते हैं। ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी या जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लियोनहुक ने 1674 में की थी और उन्होंने जीवाणु में ही जीवित कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका में भी ये चीज पढ़ाई थी, यहाँ भी मैंने ये चीज रिपीट कर दी है। अभी हमें देखना है कि कौन कौन से जीवाणु जनित रोग है, कौन सा रोग कौन से जीवाणु से हो रहा है। तो सबसे पहले अपने पास कुष्ठ रोग, कोड भी कहा जाता है इसको, कुष्ठ रोग कोड या लेप्रेसी। तो ये इस रोग के अंदर क्या होगा, कौन से बैक्टीरिया से होगा। एक बात याद रखना, जीवाणु से होने वाले रोग है, इनके आगे पीछे माइक्रोबैक्टीरियम मिलेगा या कोकस मिलेगा या बैसिलस मिलेगा। माइक्रो वर्ड मिलेगा या कोकस वर्ड मिलेगा या विब्रियो मिलेगा या फिर कोकस मिलेगा। अगर ऐसा कोई आगे पीछे शब्द मिल रहा है, कोकस मिल रहा है, बैसिलस मिल रहा है, माइक्रो मिल रहा है या फिर विब्रियो मिल रहा है, तो उसको आपको सीधा टिक क्या करना है कि ये जीवाणु जनित रोग है। माइक्रो बैसिलस विब्रियो कोकस ये शब्द है, ये किसके लिए यूज करते हैं, हम जीवाणु के लिए यूज किए जाते हैं। अगर किसी जीवाणु के नाम के आगे पीछे बैसिलस कोकस माइक्रो या फिर अपने को मिल रहा है विब्रियो, तो हम क्या बोलेंगे, ये जीवाणु जनित रोग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले अपने पास है कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग है ये कौन से बैक्टीरिया से होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु है, उसकी वजह से क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। इस रोग में क्या होगा, पूरे शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको, पूरे शरीर के ऊपर चकत्ते हो जाएंगे, लाल रंग के या फिर काले रंग के चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं। कोहनी और घुटनों कलाई के अगल बगल में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चकत्ते हो जाएंगे। और जो तंत्रिका तंत्र है उसको ये प्रभावित करने का काम करता है, पूरे शरीर पे पहले ये बोल देते थे ना कि कोड निकल गया, तो वो वही रोग है, कुष्ठ रोग वही रोग है। कुष्ठ रोग को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है। तो ये तंत्रिका तंत्र है हमारा, उसको क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो डेप्सोन, कैलोफाइजिमीन और रेफ्लिमिसिन, ये जो औषधियां हैं, ये तीन औषधियां हैं, ये मेनली प्रयोग की जाती है किसकी रोकथाम के लिए, किसके उपचार के लिए, कुष्ठ रोग के। माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। डेप्सोन, कैलोफाइजिमिन और जो रेफ्लिमिसिन है, ये जो औषधियां है इनका प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए, कुष्ठ रोग के उपचार के लिए इनका प्रयोग है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट रोग है अपने पास निमोनिया। निमोनिया है, ये क्या करेगा, जो अपना श्वसन तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक एक जीवाणु होगा, उसकी वजह से फैलता है। क्या होगा, फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, बलगम है
वो क्या हो जमना शुरू हो जाता है, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम रहेगी और हल्का हल्का बुखार रहेगा, सर दर्द रहेगा इसके अंदर। तो क्या चीज बता रहा है, जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से न्यूमोनिया फैलता है, रोगी में तेज बुखार रहेगा, सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, बुखार रहेगा, सर दर्द रहेगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा नासिका से लेकर जो अपनी वायु नलिका और फिर फेफड़ों तक क्या हो जाता है, बलगम जमना शुरू हो जाता है इसके अंदर। तो सांस लेने में कठिनाई होती है और जो अपने फेफड़े हैं वो उनके अंदर सूजन स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, लंग्स में स्वेलिंग आनी है वो शुरू हो जाती है। तो पूछ ले नमोनिया कौन से जीवाणु की वजह से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है अपने पास आंत जवर। जो आंत जवर होता है ये सेलोमेना टाइफोसी, टाइफी भी बोला जाता है, टाइफोसा भी बोला जाता है। तो सेलोमेना टाइफोसा है, ये इसकी वजह से होता है, जिसको हम ये बोलते हैं कि पीलिया हो गया, मतलब दाना निकल गया, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई दाना निकल गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आंत जवर बोलते हैं। तो इसमें टाइफाइड भी इसको बोला जाता है, टाइफाइड फीवर। तो क्या होगा इसमें, सैल्मोनेला टाइफोसा जो जीवाणु है उसकी वजह से ये क्या होगा, फैलता है। इससे क्या होगा, ये मतलब मेनली अपनी जो आंत होती है उसके अंदर क्या नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, बुखार रहना शुरू हो जाता है। और ये होता है क्यों है, अगर हमने कंटामिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी ले रहे हैं, दूषित भोजन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये फैलता है। तो यही चीज आपको यहाँ बताई गई है, आंत का बुखार के नाम से इसको जाना जाता है, पानी की गंदगी से फैलता है और रोगी के प्लीहा जो स्प्लीन होता है और आंत योजनी ग्रंथियां होती है वो बढ़ जाती है, मतलब उनका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जो अपना स्प्लीन है और इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उनका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। आंत जवर है, टाइफाइड है, किसकी वजह से हो रहा है, साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। क्या करेगा, बुखार रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा रहा है, हमारे प्लीहा तिल्ली है, स्प्लीन है, उसको पहुंचा रहा है। इसके साथ में जो अपनी आंत होती है उसको, आंत में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, तो क्या होगा, फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, हमें भूख ही नहीं लगेगी, हमेशा ऐसा रहेगा कि अभी वोमिटिंग आ रही है, सर में दर्द रहेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स है वो रहते हैं। इसके लिए उपचार में हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, क्लोरोमाइसिटिन एक जो औषधि है उसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन औषधि का मुख्य रूप से इसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूछ लिया जाए आंत जवर या टाइफाइड है वो कौन से जीवाणु की वजह से होगा, साल्मोनेला टाइफोसी जो है उसकी वजह से होगा। और किसको नुकसान पहुंचाता है, स्प्लीन, जो हमारा स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है उसको, और इसके अलावा जो अपनी आंत होती है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। किस वजह से हो रहा है, दूषित पानी या दूषित भोजन ले रहे हैं तो उसकी वजह से फैलता है। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है तपेदिक या राजछमय या फिर इसको क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी। तो क्षय रोग है, टीबी है, ये किसकी वजह से फैलेगी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होगा, बैक्टीरिया होगा, उसकी वजह से ये रोग फैलता है। होगा क्या इसको, एक तो क्षय रोग या फिर कोक रोग कहा जाता है। क्या होगा इसके अंदर, हम जो श्वसन तंत्र है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, जो अपना श्वसन तंत्र होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी, जवर रहेगा, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र उसको नुकसान पहुंचाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी। जिनको टीबी रहती है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है। इसके उपचार के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और बीसीजी टीकाकरण किया जाता है। उपचार में स्ट्रिप्टोमाइसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और बीसीजी का टीकाकरण है वो किया जाता है। किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आपसे पूछ लिया जाए क्षय रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो क्षय रोग निवारण दिवस जनवरी के
जो लास्ट वीक होगा उसके संडे को मनाया जाएगा, वो 28 को, चाहे वो 30 को, चाहे वो 31 को। जो जनवरी है उसका लास्ट संडे आएगा, उसके दिन क्षय रोग निवारण दिवस है, वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास प्लेग। प्लेग है, ये किसकी वजह से फैलती है? चूहों की वजह से फैलती है। जो प्लेग बीमारी है ये किसकी वजह से फैलेगी? चूहों की वजह से फैलती है। और इसका संक्रमण कैसे फैलेगा? चूहों के अंदर छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं, चूहों के अंदर छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं, और वो पिस्सू है वो प्लेग रोग फैलाते हैं। हम ये सीधा नहीं बोल सकते कि चूहे ने रोग फैला दिया, नहीं, चूहे के ऊपर क्या है, छोटे छोटे पिस्सू रहते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो इस रोग को फैला रहे हैं। कौन से जीवाणु पाए, वो जो पिस्सू है उनके अंदर जीवाणु पाया जाता है, कौन सा? बैसिलस, बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु है वो उसके अंदर पाया जाता है। और उस जीवाणु की वजह से क्या होगा? उस जीवाणु की वजह से प्लेग रोग है वो फैलता है। जो प्लेग रोग है बैसिलस पेस्टिस की वजह से फैलेगा। ये किसमें पाया जाएगा? चूहों के ऊपर जो पिस्सू होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं? तो उपचार में सल्फा ड्रग्स और स्ट्रिप्टोमाइसिन दवाएं हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। सल्फा ड्रग और स्ट्रिप्टोमाइसिन जो औषधियां होती है इनका प्रयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। कैसे फैलेगा? चूहों के ऊपर क्या है? पिस्सू है, और पिस्सू है वो कहाँ पे एंटर कर जाएंगे? ह्यूमन के अंदर, और वहां पर जाकर वो इन्फेक्शन कोज करेंगे। 1919 में भी क्या आई थी? प्लेग महामारी है वो आई थी। ये चीज आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो प्लेग है कौन से जीवाणु की वजह से फैल रहा है? बेसिलस जो पेस्टिस नामक, बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु है उसकी वजह से ये फैलता है। नेक्स्ट है अपने पास हैजा। हैजा जो रोग है किसकी वजह से फैलेगा? अगर हम गंदा पानी पी रहे या फिर मक्खियां हमारे भोजन को क्या कर रही है? दूषित कर रही है, तो उसकी वजह से फैलता है। जो घरेलू मक्खी होती है उसकी वजह से, और गंदा पानी पीने की वजह से ही फैलता है। इसके अंदर कौन सा जीवाणु है जो हमें मतलब नुकसान करेगा, संक्रमित करेगा? तो जो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु होता है, विब्रियो कोलेरा नामक जो जीवाणु है इसकी वजह से हैजा रोग है ये फैलता है। हैजा रोग होगा तो हम मतलब कोई भी चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो यो वोमिटिंग के द्वारा मतलब उल्टी आ जाएगी, या फिर दस्त हो जाएंगे, उसके द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कोई भी चीज हमें पाचित नहीं हो पाती है, उल्टी दस्त से ये कंटिन्यू हमें चलते रहेंगे। शरीर में पानी की कमी आ जाती है हैजा रोग की वजह से। तो शरीर में पानी है उसकी कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? ओआरएस का घोल है उसको प्रयोग किया जाता है। ओआरएस का घोल दिया जाता है, डॉक्टर ओआरएस पीने के लिए सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा हैजे का टीकाकरण किया जाता है। जो हैजा है इसका टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है। तो हैजा रोग किसकी वजह से फैलता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से फैलता है। ये दूषित पानी या मक्खियों के द्वारा फैलेगा। दूषित पानी पी लिया तो उससे भी हमारे शरीर में जाएगा। और इसके अलावा अगर मक्खियां अपने भोजन के ऊपर बैठ रही है, उसको दूषित कर रही है, तो उसकी वजह से भी हैजा रोग है वो फैल सकता है। मक्खियां फैला रही है। दूसरा, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? एक तो पानी की कमी हो गई शरीर में, तो उसके लिए ओआरएस घोल का यूज किया जाता है। और इसके अलावा हैजा का टीकाकरण है वो किया जाता है। तो ये हो गया हैजा के बारे में। नेक्स्ट है अपने पास टिटनेस। टिटनेस है ये जब हमें किसी जंग लगी हुई लोहे की चीज है, अपने पास जंग लगी हुई लोहे की चीज है और उसकी वजह से अपने चोट लग जाती है। जंग लगी हुई लोहे की चीज है और उसकी वजह से हमें चोट लग जाती है, तो घाव बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? टिटनेस है ये रोग फैलता है। इसको धनुष रोग भी कहा जाता है या फिर लोकजा रोग भी कहा जाता है। धनुष रोग या फिर लोकजा रोग इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा? चोट लगी, जंग लगे हुए जीवाणु, उसके ऊपर क्या रहेगा? बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु रहता है। वो क्या करेगा? शरीर में एंटर कर जाएगा और अपने जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो अपना तंत्रिका तंत्र होता है, उसको ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है।
जो टिटनेस रोग है किसकी वजह से फैल रहा है, बेसिलस टिटेनी की वजह से फैलता है। ये क्या करता है, अपने तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। कैसे शरीर में एंटर किया, जंग लगी हुई कोई भी लोहे की चीज है उसकी वजह से चोट लगी, उसकी वजह से घाव बना है, तो उसकी वजह से ये फैलता है। इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो उपचार के लिए क्या, टिटवैक और एटीवस, टिटवैक और एटीएस के क्या करते हैं हम, इंजेक्शन लगाए जाते हैं 3 बार। अगर किसी को लोहे से चोट लग गई और उसके ऊपर जंग लगा हुआ है तो ये इंजेक्शन लगवाने जरूरी होते हैं, क्योंकि लोहे से लगी हुई चोट की वजह से क्या हो सकता है, टिटनेस हो सकता है। और ये क्या करेगा, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। बॉडी है वो क्या, बॉडी के अंदर अकड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से, मतलब पूरे के पूरी मांसपेशियां वो एक प्रकार से अकड़ जाती हैं। हम अगर सीधा भी खड़े हो रहे हैं तो सीधा भी खड़ा नहीं हो सकते। और क्या मतलब, जैसे कि एक धनुष आता है उसके आकार में ये मतलब बॉडी है वो मुड़नी शुरू हो जाती है। तो टिटनेस है, बेसिलस टिटेनी जो जीवाणु है उसकी वजह से ये फैलेगा। और जो लोहे में जंग लगा हुआ उसकी वजह से ये मेनली पूरा का पूरे शरीर में फैलता है। नेक्स्ट है अपने पास काली खांसी। ये जो काली खांसी रोग है ये मेनली छोटे बच्चों में पाया जाता है। काली खांसी रोग है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। और ये किसकी वजह से होगा, हीमोफिलिस पर्टुसिस, हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक जीवाणु है उसकी वजह से ये फैलता है, बच्चों में मुख्यतः होता है। और क्या उपचार के लिए क्या किया जाता है, काली खांसी का टीकाकरण किया जाता है, काली खांसी का टीका होता है वो लगाया जाता है, वैक्सीन है वो दी जाती है। तो बच्चों में मेनली पाया जाता है। और ये नुकसान किसको पहुंचाती है, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, फेफड़े होते हैं, उसको ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करते। तो ध्यान रखना, काली खांसी किसकी वजह से हो रही है, हीमोफिलिस पर्टुसिस की वजह से हो रही है। बच्चों के अंदर ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है, मेनली बच्चों में ही पाई जाती है, श्वसन तंत्र को ये नुकसान पहुंचाती है। और काली खांसी का टीका लगाया जाता है, इसमें डीपीटी टीकाकरण भी उसको बोला जाता है, डीपीटी टीकाकरण उसको बोला जाता है। मेनली नुकसान किसको पहुंचाते हैं, जो हमारा श्वसन तंत्र का अंग है फेफड़े, उसको मेनली ये नुकसान पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है अपने पास स्फिलिस। स्फिलिस है ये किससे रिलेटेड, जो अपना लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है उससे रिलेटेड क्या है, उसी से रिलेटेड ये एक रोग है। इसमें क्या होगा, स्फिलिस के अंदर मतलब किसी एक इंसान बहुत सारे लोगों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित कर रहा है तो उसके अंदर स्फिलिस रोग फैलने के ज्यादा चांस होते हैं। कौन से जीवाणु की वजह से होगा, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम जो जीवाणु होता है उसकी वजह से ये रोग फैलता है। और मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ या फिर संक्रमित इंसान के साथ कोई भी जो स्वस्थ इंसान है वो क्या कर रहा है, लैंगिक संबंध स्थापित कर रहा है, तो उसके अंदर ये रोग फैलेगा। इसके अंदर लक्षण क्या क्या रहेंगे, पूरे शरीर पे लाल रंग के छाले हो जाएंगे, होठों के ऊपर लाल रंग के छाले हो जाएंगे। और जो आपने अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, मादा की बात करें तो उसके अंदर योनि, और नर की बात करें तो उसके अंदर जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, फोड़े होने शुरू हो जाएंगे, मतलब छाले टाइप में होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से पूरे शरीर में जलन है वो रहती है। तो स्फिलिस है ट्रिप्नोसोमा पैलिडी की वजह से होगा। क्या हो रहा है, संक्रमित रोगी की या फिर एक से ज्यादा लोगों के साथ कोई संबंध स्थापित कर रहा है तो उसमें वो रोग फैलता है। एग्जाम्पल मतलब सॉरी, उपचार में हम क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक यहाँ पे ली जाती है, मेनली पेनिसिलिन का यहाँ पे यूज किया जाता है। और मतलब लक्षण क्या क्या रहेंगे, पूरे शरीर पे चटके चटके हो जाएंगे। और जो अपने प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर फोड़े होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, तो उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास गोनेरिया। गोनेरिया है ये भी किस प्रकार का जो रोग है, ये भी क्या जो लैंगिक तंत्र है उसी से रिलेटेड, प्रजनन तंत्र से रिलेटेड ये। इसमें क्या होगा, नाइजीरिया गोनेरिया ही है, इसकी वजह से क्या होगा, ये रोग फैलेगा। एक से ज्यादा लोगों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये होगा, या फिर किसी संक्रमित पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बन रहे, पॉपुलेशन प्रोसेस चल रही है, तो उसकी वजह से ये रोग है वो फैलता है।
क्या होगा अगर ये रोग हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मूत्र जनन पात होगा, मूत्र जनन पथ होगा किसके अंदर, नर के अंदर। नर मेल के अंदर जो यूट्रस है, मतलब सॉरी यूट्राइन पाथ है, उसके अंदर क्या होगा, यूरिन है वो बाहर रिलीज हो रहा है। मेनली पेनिस की बात करते हैं यहाँ पे, जो सिस्न होता है उसके अंदर म्यूकस का निर्माण होना शुरू हो जाता है, म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि क्या हो जाएगा, और जो म्यूकस है उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, वो बाहर निकलना मतलब एक पस टाइप में कुछ तरलीय पदार्थ है वो निकलना शुरू हो जाता है इसके अंदर, तरलीय पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। और अगर स्त्रियों में ये रोग पाया जाता है तो उसके अंदर बांझपन आ जाता है। स्त्रियों में अगर ये रोग हो जाएगा तो बांझपन आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो यूट्रस है उसके अंदर ये संक्रमण होगा और उसके अंदर क्या हो जाता है, मतलब एक टाइप स्टोन टाइप फॉर्मेशन हो जाती है। ये बोल देते हैं कि पथरी हो गई या फिर ओवरी स्टोन बन गया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। तो गोनेरिया ही है, नाइसीरिया गोनेरियाई नामक जो जीवाणु है उसकी वजह से फैल रहा है। लैंगिक संबंध स्थापित करे किसी संक्रमित पर्सन के साथ में, या फिर उसके अलावा दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ क्या करे, लैंगिक संबंध स्थापित करे, तो उससे ये रोग फैल सकता है। स्त्रियों में बांझपन आ सकता है इसकी वजह से, और पुरुषों के अंदर क्या होगा, सिस्न से पस निकलना शुरू हो जाएगा। ये अपने सारे के सारे जो जीवाणु से होने वाले रोग थे वो पूरे हो गए, कि कौन से जीवाणु ने कौन सा रोग है, उसकी वजह से हुआ है, क्या क्या उसके लक्षण है, क्या क्या उपचार हमने वहां पे कर सकते हैं, कौन सी औषधि हम ले सकते हैं, कौन सा टीकाकरण हम करवा सकते हैं। ये पूरा का पूरा जीवाणु के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम विषाणु से जनित रोग कौन, मतलब वायरस की वजह से कौन कौन से रोग हो गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।